ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम अष्टम वर्ष के अंतर्गत श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका तृतीय अध्याय कर्म की व्यवस्था को समझा रहे हैं। कर्म मुख्यतया 8 प्रकार का है जिसकी चर्चा कल हुई। अब स्थिति बंध के संदर्भ में कुछ शब्दों को आचार्य बता रहे हैं किस किस रूप में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। अंतर्मुहूर्त, आवली, सागर, पल्ल आदि आदि शब्दों का जो प्रयोग है उसको कल बताए थे। अब उसी में कुछ और बातें विशेष हैं जो कर्म सिद्धांत या कर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए काम में आती हैं, उनकी चर्चा अब यहाँ पे कहते हैं। प्रश्न नंबर 380, क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षय किसे कहते हैं ये पहले बता दिए। कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति को क्षय कहते हैं, जो अत्यंत कर्म का आत्मा से एकदम पृथक हो जाना। अब कहते हैं क्षयोपशम क्या है? तो वर्तमान निषेक के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, ऐसी कर्म अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। जो कर्म उदय में आ रहे थे ऐसे वर्तमान निषेकों के सर्वघाती स्पर्धक, जो उसको पूर्ण रूप से ढक लेने वाले स्पर्धक थे, उनका उदयाभावी क्षय मतलब उदय में आने का अभाव, इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। उदय में आने का अभाव, रोक देने, इसका नाम है उदयाभावी क्षय। और उसी समय देशघाती स्पर्धकों का उदय, और जो देशघाती स्पर्धक हैं वे उदय में हैं अर्थात काम कर रहे हैं, और आगामी काल में उदय में आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, जो पीछे जो निषेक हैं वे जिस रूप में हैं उनको उसी रूप में रोक देना, सद अवस्था रूप उपशम, इसका नाम है क्षयोपशम। तो जब जब भी क्षयोपशम बनता है तो उसमें देशघाती सर्वघाती जो स्पर्धक हैं वे कुछ चीज़ें अपना काम कर रही होती हैं और कुछ चीज़ें अपना काम नहीं कर रही होती हैं। जैसे कल हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी थी जब, तो वहाँ पर अच्छी तरह जाना था क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। तो जो 7 प्रकृतियाँ हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, तो इन 7 प्रकृतियों में से जो देशघाती और सर्वघाती रूप 2 प्रकार की प्रकृतियां बांट दी, तो उनमें से जो सर्वघाती हैं वो इनएक्टिव मोड में चली गई, काम नहीं कर रही हैं, और जो देशघाती रूप सम्यक्त प्रकृति नाम की प्रकृति है वो काम कर रही है। तो उसका काम करना ही वहाँ पर क्षयोपशम भाव है, ऐसा जानना। अब निषेक किसे कहते हैं? तो एक समय में कर्म के जितने परमाणु अंश उदय में आते हैं उन सब के समूह को निषेक कहते हैं। कर्मों का समूह जो एक समय में बनता है उसको कहते हैं समय प्रबद्ध, और जो उदय में आता है उसको बोलते हैं निषेक। तो जब कर्म बंध जाता है उसके बाद उन कर्मों की बनती है निषेक रचना, और जब वे उदय में आते हैं तब वही कहलाते हैं निषेक। तो एक समय में जो कर्म आकर झरेगा, उदय में आएगा, उसका नाम पड़ेगा निषेक। फिर कहते हैं स्पर्धक किसे कहते हैं? तो वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। इन्वायरमेंट में पौद्गलिक वर्गणाएं भरी हुई हैं ठसाठस, उन वर्गणाओं का जो समूह बनता है उस समूह को स्पर्धक कहते हैं। मतलब जैसे कुछ अणु मिलकर स्कंद बनते हैं, वैसे ही वर्गणा रूप कुछ स्कंदों के समूह मिलकर के स्पर्धक बनते। ठीक है, क्लियर हुआ? पतले पतले कुछ धागे हैं, उनको मिला करके कुछ एक मोटा धागा बन गया, वो कहलाता है कि जो वर्गणाएं थी वे वर्गणाएं मिलकर के स्पर्धक बन गए। अब वर्गणा किसे कहते हैं? तो वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। जो वर्ग थे उनके समूह को वर्गणा कहते हैं। अब वर्ग क्या है? तो समान अविभागी प्रतिच्छेदों के धारक प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं।
जो जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा सबसे छोटा जो परमाणु था, उस परमाणु को हम बोलते हैं अणु। अणु बोलो, परमाणु बोलो, या शक्तियांश बोलो, अविभागी हिस्सा बोलो, या अविभाग प्रतिच्छेद बोलो, वो सबसे छोटे अंशों का जो समूह है उसको वर्ग बोलते हैं, वर्गों के समूह को वर्गना बोलते हैं, और वर्गना के समूह को स्पर्धक बोलते हैं। और ये स्पर्धक कर्म बंधन के समय हमारे आत्मा से आके चिपक जाता है। अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? तो शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जो शक्ति का सबसे छोटा अंश है उसका नाम अविभागी प्रतिच्छेद है। इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? यहाँ शक्ति शब्द से कर्मों के अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति इष्ट है। जो उस वस्तु के फल देने की शक्ति है, उस कर्म की, वही उसकी शक्ति है। उसी शक्ति का जो सबसे छोटा अंश है उसे अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। उनके समूह मतलब 1, 2, 3, 4 जब ये मिलते हैं उन्हें वर्ग कहते हैं, और जब ये वर्ग आपस में मिलते हैं तब उन्हें वर्गना कहते हैं। जब ये वर्गनाएं आपस में मिलती हैं तब उन्हें स्पर्धक कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? बिना फल दिए आत्मा से कर्मों का संबंध छूटने को उदयाभावी क्षय कहते हैं। जो अनंतानुबंधी है वो इनएक्टिव मोड में है, लेकिन उसी समय वह अप्रत्याख्यानावरण आदि के रूप होकर के निरंतर झर रही है, समाप्त होती चली जा रही है। इसी का नाम उदयाभावी क्षय, मतलब उदय के भाव का क्षय हो जाना या उदय के अभाव रूप क्षय हो जाना। उदय में नहीं आएगी लेकिन क्षय को प्राप्त हो जाए ऐसे। उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्मों की स्थिति के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। जो कर्म आपने अभी बांधा, मानो शुभ कर्म बांधा, साता वेदनी बांधी, अब अगर आपके परिणामों में विशुद्धि आएगी तो जो साता वेदनी की स्थिति है वो बढ़ जाएगी। बंधे हुए कर्म की स्थिति का बढ़ना उत्कर्षण है। फिर अपकर्षण, कर्म की स्थिति के घट जाने को अपकर्षण कहते हैं। जो कर्म आपने बांधा था उसकी स्थिति कम हो गई, इसका नाम है अपकर्षण। दोनों में होता, बहुत सारे कर्मों में होता, लेकिन बहुत सारे कर्मों में नहीं होता। लेकिन जो अच्छी तरह ये जानना है कि उत्कर्षण अपकर्षण कब होता, तो शुभ कर्मों में या पुण्य कर्मों में कषायों की मंदता से उत्कर्षण होता और कषायों की तीव्रता से अपकर्षण होता, और पाप में इसका उल्टा होता। पाप कर्म में कषाय परिणामों से उत्कर्षण होता और विशुद्धि से अपकर्षण होता। इसलिए जितना जितना परिणामों की निर्मलता बढ़ती है उतना उतना पुण्य भी बढ़ता। इसलिए एक चीज़ अच्छी और याद आ गई, आपको बता देते हैं। जीवन पर्यंत के लिए ये ध्यान रखो कि जब हम गलत सोच रहे हैं, जब हम गलत बोल रहे हैं, जब हम गलत कर रहे हैं, उस समय मात्र हमारे पाप कर्म ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि पहले से बना हुआ पुण्य भी छीन हो रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सब इसको दिमाग में रखो। तो जब ये बात दिमाग में आती है तब जाके व्यक्ति गलत कामों से बचता है। डबल लॉस हो रहा है। इस समय तो बन ही रहा है, तो वो उदय में आएगा भविष्य में, लेकिन पूर्व से जो पुण्य बना हुआ है वो छीन हो रहा है। यही तो अपकर्षण है। विशुद्धि कम होने पर, संकलेशता बढ़ने पर पुराना पुण्य छीन होता है। इसलिए टेंशन लेने वालों की आयु छीन हो जाती है, टेंशन लेने वालों का पुण्य छीन हो जाता है, टेंशन लेने वालों का, डिप्रेशन में जाने वालों का, मानसिक रूप से निरंतर खोटे विचार करने वालों का पुण्य छीन हो जाता है। इसलिए चाहते हो हमारा पुण्य बचा रहे, अगर कुछ लाए हो तो टेंशन नहीं करना, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं करना और गलत विचार नहीं लाना, गलत नहीं बोलना। क्या नहीं देना? देखो मैं बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देता हूँ। अगर जीवन में एक क्षण के लिए भी ये मन आया कि हमने परीक्षा देनी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तो आपने महान पाप किया। एक क्षण के लिए भी कह रहा हूं, भाव भी आया तो भाव भी नहीं करना। मैं तो दिन रात पढ़ूंगा, जो पढ़ा वो परीक्षा दूंगा। हमको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है
और जब परीक्षा आएगी तो जो पढ़ा है उसको परीक्षा में लिखना है। भाव भी नहीं करना परीक्षा का। अगर भाव भी करोगे टेंशन बढ़ेगा, भाव भी करोगे डिप्रेशन बढ़ेगा, भाव भी करोगे आंखों पर जोर पड़ेगा। इसलिए वे बुद्धू लोग हैं जो रात के 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, बुद्धू हैं बिल्कुल। क्यों? आंखों पर जोर पड़ रहा है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, गर्दन में दर्द बढ़ रहा है। ये सब असाता वेदनी को बुला रहे हो। फिर आगे चलकर इनके फलों को भोगोगे। परीक्षा के नंबर कितने दिन भोग लोगे? तो आंखों की रोशनी चली गई तो क्या भोग लोगे? इसलिए परीक्षा का टेंशन नहीं करना, परीक्षा का भाव भी मन में नहीं लाना, और परीक्षा के निमित्त से कभी नहीं पढ़ना। आपको साल भर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज, पढ़ो कंटिन्यूटी में। और फिर जो पढ़ाए उससे जो प्रश्न आएगा परीक्षा में उत्तर देंगे, नहीं आएगा तो सुरासागर जी महाराज की जय, वो जाने उनका कोर्स, हमको क्या, हमारा काम तो पढ़ना था। हमने बहुत अच्छी तरह समझा रहे आपको। बहुत सारे लोगों ने अपनी मेमोरी लॉस, याद ही नहीं हो रहा, अब याद होने की शक्ति खत्म हो गई, इतना ज़्यादा जोर डाला दिमाग पे, आंखों में दर्द होने लगा, चश्मा चढ़ गई मोबाइल से पढ़ते पढ़ते। अरे किसने कहा था मोबाइल से पढ़ो? मोबाइल तो माध्यम है, उसमें किताब लगा लिया, सामने बैठ के किताब खोल ली, किताब से पढ़ो, जो समझ में नहीं है मोबाइल से पूछ लो। इसलिए आप पढ़ने का तरीका बदलो। परीक्षा के लिए पढ़ने वाले रात रात भर पढ़ रहे हैं, फिर नहीं बनने पर डिप्रेशन में चले जाते। एक नंबर कहाँ कट गया, एक नंबर कहाँ कट गया, जहाँ कटना था सो कट गया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना। हाँ, एक नंबर कट गया, हम पता है हमारे एक नंबर कहाँ गया, हमारा एक नंबर कहाँ गया। इस बार सोचा था, लेकिन मतलब आते हुए भी नहीं लिख पाया आंसर, तो सोचा क्या है 80 आओ तो 85 आओ, क्या बस जितना बने उतना करो, विकल्प नहीं करो। संक्रमण, अपकर्षण, कर्म की स्थिति के घट जाने का नाम अपकर्षण। संक्रमण, किसी कर्म के सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने को संक्रमण कहते हैं। कर्मों का बदलना, ये हमने आपको बताया था स्टोपदेश की क्लास में। अगर एक बार भी किसी को ये सूत्र पता चल जाए, उसका धर्म में मन लग जाए कि पूर्व से संचित किया असाता वेदनी पाप कर्म शुभ परिणामों के बल से, शुभ उपयोग के बल से साता में संक्रमित हो जाता है। पहले के पाप के भरे खजाने वर्तमान के पुण्य के प्रभाव से पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जब फ्री समय मिले, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो अरिहंत नाम जपा करो। जब फ्री बैठो, कभी समय मिल जाए, आज कोई काम नहीं है, उस समय धर्म ध्यान किया करो। कहीं कुछ काम नहीं, मोबाइल चलाओ बैठ के, नहीं, उस समय भी धर्म ध्यान किया करो। यही धर्म ध्यान कभी असाता को साता में बदलता है। दोनों सूत्र अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जैसे हमको मिले, हमारा जीवन में तो बहुत आनंद है, आपके में मिले, आप लोग भी आनंद बढ़ाओ। इसको पढ़ने के बाद आनंद आओ कि विशुद्ध परिणामों से अपकर्षण, उत्कर्षण होगा, संकलेशताओं से अपकर्षण होगा। होना जाना कुछ नहीं, कोई मरण को प्राप्त हो गया, अब आप चाहो तो रो लो, और आप चाहो तो तत्व चिंतन कर लो, आप चाहो तो अच्छे भाव कर लो, आप चाहो तो बुरे भाव कर लो। सूचना मिली कि फलाने गांव में उनको अटैक आया है, अब आप बैठ के चाहे रो लो और चाहे माला फेर लो, आपके ऊपर। कुछ कर तो सकते नहीं उसका कि उसके हाथ को दबा लोगे जाके, ये कोई गोली खिला दोगे उसको, कुछ नहीं है आपके बस में। आपके बस में केवल बचा है अब ये कि जो साता वेदनी सामने आया है उसे साता में संक्रमित करना है। सो माला लेके बैठ जाओ, आराम से विशुद्ध परिणामों के साथ माला फेरो, विशुद्धि बढ़ाओ, हाय हाय मत चिल्लाओ, 4 लोगों को फोन लगा के सूचना दे दो, हम इसको भी खबर दे दो, उसको कुछ नहीं होने वाला। अपने को परिणामों में निर्मलता लाओ। इसलिए आप इनको पढ़ के यही सीखो। संक्रमण तो इतना अच्छा है कि मिला जब से मजा आ गया। रोज सुबह से भगवान की भक्ति करो, शाम को जब समय मिले फिर भक्ति करो, दोपहर में जब समय मिले तब स्वयंभू पढ़ लो, कभी वक्तामर पढ़ लो, कभी माला फेर लो। क्यों? जितना यहाँ करोगे उतना परिणाम बढ़ेगा, तो अतीत का पाप भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। अतीत के पाप की क्षमता घट जाएगी, अतीत के पुण्य की क्षमता बढ़ जाएगी, वर्तमान का पुण्य बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। और जब उदय में आएगा तो आनंद देखो, आपको इस विषय को अच्छी तरह समझना है।
अब आगे, गुण हानि किसे कहते हैं? समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय में जितने कर्म परमाणु और नौकर्म परमाणु बनते हैं उनके समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। बंधते हैं उनको क्या बोलते हैं? समय प्रबद्ध। और जो निकलते हैं, उदय में आते हैं, उनको निषेक। ध्यान में रखना, जो झर रहे हैं, जो बंध रहे हैं वे समय प्रबद्ध। जितने बंध रहे हैं संख्या में कितनी है? अनंतानंत। कितने हैं? लेकिन नाम क्या है उनका? एक समय समय प्रबद्ध। क्या नाम है? समय प्रबद्ध। और जो झर रहे हैं उनका नाम निषेक। निषेक। जो उदय में आ रहे हैं उनका नाम समय प्रबद्ध। निषेक। और जो बंध रहे हैं वो अच्छा, समय प्रबद्ध। बंध रहे हैं जो, समय प्रबद्ध। दो शब्द याद रखो। कभी कभी बैठ के शांति से याद किया करो। अभी जो बंधन हो रहा है वो क्या हो रहा है? समय प्रबद्ध बंध रहे हैं। और जो झर रहे हैं वो निषेक। याद किया करो। कर्म सिद्धांत को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे जीव, अभी अपन गुणस्थान पढ़ रहे हैं, गुणस्थान पढ़ो, प्रैक्टिकल में लाओ। हम कहाँ हैं? विचार किया। चौथा गुणस्थान है, बचा कि नहीं बचा? बचा है तो पढ़ो। कहाँ? रत्नकंडक शावकाचार में जाके, ये स्वरूप सम्यक दृष्टि का। बचा तो हम बचे, नहीं बचा तो अध्ययन 6 डाला, ढाल नंबर 2 पढ़ो। कहीं ऐसे परिणाम तो नहीं हो रहे? हो गए तो गिर गया, फिर ऊपर उठो, फिर तीसरा पढ़ो। रोज पढ़ो। हम तो कहते 6 डाला, ढाल नंबर 2 और 3 रोज पाठ करो। और पाठ करके कहो ये अपना काम, ये अपना काम नहीं, ये अपना काम, ये अपना काम नहीं, ये परिणाम अपना, ये अपना परिणाम नहीं। तब आपको अच्छा आनंद आएगा। अब गुण हानि किसे कहते हैं? गुण हानि गुणित रूप से हानि होना मतलब कम कम होना। गुणाकार रूप से हीन हीन द्रव्य जिसमें पाए जाते हैं उसे गुण हानि कहते हैं। जो द्रव्य है वो क्रमशः गुणित रूप में कम कम होता जाता है, उसे गुण हानि कहते हैं। जैसे जीव ने एक समय में 6300 परमाणुओं के समूह समय प्रबद्ध का बंध किया। किसी जीव ने एक समय में 63 कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया। उसमें 48 समय की स्थिति पड़ी, 48 समय की स्थिति पड़ गई। उसमें गुण हानियों के समूह रूप नाना गुण हानि 6। उसमें से प्रथम गुण हानि के परमाणु 3200, दूसरे गुण हानि के 1600, तीसरे गुण हानि के 800, चौथे गुण हानि के 400, पांचवें के 200, छठवें के 100। यहाँ उत्तरोत्तर गुण हानियों में गुणाकार रूप से हीन हीन द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुण हानि कहते हैं। मतलब कोई जीव पहले समय में जिन परमाणुओं को ग्रहण करे, दूसरे समय में उससे गुणित रूप में कम। गुणित तो समझते ना, 2 गुणा 4, 4 गुणित 16, 4 गुना 4 हुआ नहीं, 4 गुना 2 नहीं, 4 से 4 का गुणा होगा, 4 गुणित 4। तो गुणित क्रम में जाओगे जब, तब उसी का गुणा गुणा होता जाएगा। 2 से गुणा नहीं करना, 2 गुणित 2 4, 4 गुणित 4, ये कहलाता है गुणित क्रम। और इसी को उल्टा चलोगे तो गुण हानि। गुणित क्रम से जब बढ़ रहा है तब गुणित क्रम में वृद्धि हो रही है, और गुणित क्रम में कम हो रहा है तो गुण हानि हो रही है। ऐसे ये जब उसको निकालते हैं तो एक इक्वेशन बनाते हैं, और इक्वेशन बनाते समय एक पूरा सॉल्यूशन बनाते, मैप उस पर डायग्राम बना के कैलकुलेशन जो करते ना, इतने से इसको इतने से गुणा करना है, तब जाके ये निकालते। हाँ नहीं नहीं, 63 को आप यहाँ पे इससे गुणा करेंगे, गुणा नहीं भाग देंगे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको ऊपर वाले को 64 कर देते तो इसका दुगना हो जाता 32 का। नहीं, ऐसे नहीं बता रहे। वो ये कह रहे हैं कि किसी जीव ने इतना बांधा, अब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये 63 बन जाएगा। जोड़ो 32, 16, 8, 4, 2 और ये तो 100, 300, 300, 400, 700, 700 और 800, 1500, 1500, 1600, 3100 और 3100, 3200, 6300 हो गया।
आगे समझ में? टोटल परमाणु 6300 इकट्ठे किए, उनमें से पहले समय में 3200, फिर 1600, फिर 8, तो गुणित क्रम में हीन होकर उदय में आ रहे, हीन होते गए, गुणित क्रम में हीन होते गए, और टोटल जोड़ने पर वो द्रव्य बन गया। अब गुण हानि आयाम किसे कहते हैं? तो एक गुण हानि के समय के समूह को गुण हानि आयाम कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 48 कर्म की स्थिति है, 48 समय की स्थिति है, ठीक है? तो 48 समय 48 मिनट का या समय ले लिया, मानो समय, यहाँ पे समय मतलब एक छोटी सी इकाई, उसमें 6 गुण हानि थी, 6 बार में गुणित हानि हुई, पहली 3200, दूसरी 1600, तीसरी 800, 400, 200 और 100, ये 6 बार में काउंट की, ठीक है? में 6 गुण हानि थी, तो 48 में से 6 का भाग देने से प्रत्येक गुण हानि का परिमाण 8 आया, इसी को गुण हानि आयाम कहते हैं। तो टोटल समय कितना था? 48 समय। उस 48 समय में 6 को, क्योंकि 6 गुण हानि थी, तो 6 का उसमें भाग दे देने पर रिजल्ट आया 8, वो 8 ही उसकी गुण हानि आयाम है। इसको आप करना चाहो तो बोर्ड पे अच्छी तरह से कर सकते हो। देखो, कोई जीव है एक समय में कितने कर्म को बांधा, किसी जीव ने एक समय में कितने कर्मों को बांधा। यद्यपि बांधता तो जीव अनंतानंत ही है, ये तो केवल समझाने का एक तरीका है, इसलिए इनको कहते हैं हम दृष्टांत, उदाहरण, ठीक है? अब किसी जीव ने इतना कर्म एक समय में बांधा, और वो समय है 48 समय, ठीक है? अब इसको हमने 6 भागों में विभक्त किया गुणित हानि क्रम में। हीन होता हुआ द्रव्य आया, तो पहला हीन हुआ, इससे कोई संबंध नहीं इसका, केवल पहले समय में जो हुआ वो इतना, दूसरे समय में क्योंकि गुणित हीन होना है तो और हीन हो गया, फिर इसको टोटल करेंगे तो मतलब टोटल द्रव्य इतना था वो इतना ही है, लेकिन गुणित क्रम में हीन होता चला गया। इतना क्लियर हुआ? अब जो 48 समय बचे हैं ये, इसमें 1 2 3 4 5 6 का इसमें भाग दे दिया, तो कितना आया? ये हो गया आपका गुण हानि आयाम। छह बार हानि हुई ना। हानि की संख्या क्या है? जितनी हानि की संख्या उतना उसमें द्रव्य जोड़ो, क्योंकि अब इतना इतना हानि होते होते ये द्रव्य हो जाएगा 0 किसी जो 3200 उसमें किया डिवाइड, इसके पीछे भी लॉजिक कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं, केवल इक्वेशन को बिठाने के लिए किया। बैठा लेंगे कि हमको 6300 इक्वेशन बनानी थी तो इसलिए ऐसा किया। समय मतलब 1 2 3 4 टाइम, मिनट नहीं है, अंतर्मूर्त वाला नहीं, ये उससे भी बहुत छोटा, एकदम छोटा है। गुण हानि मतलब गुणित क्रम में हानि होना, गुणित क्रम में जो हानि हो रही है वो गुण हानि। तो द्रव्य की हानि तो ये बता दी, और समय है 6, मतलब 6 टाइम हुई, टाइम में 6 बार हुई, इसलिए ऐसा बताया। अब वो अलग विषय है, अभी उसको यहाँ पे नहीं लगाना, यद्यपि विषय वही चल रहा है, लेकिन अभी उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, इसलिए उसको अभी छोड़ दें, ठीक है? अब आगे, नाना गुण हानि किसे कहते हैं? तो गुण हानियों के समूह को नाना गुण हानि कहते हैं। जैसे ऊपर के दृष्टांत में 8 समय की 6 गुण हानियाँ हैं, यही 6 संख्या नाना गुण हानि का परिमाण है। नाना मतलब अलग अलग, इतनी एक हो गई, अब ऐसी दूसरी और बना सकते हैं, तो उनको नाना गुण हानि बोलेंगे।
फिर अन्योन अभ्यस्त राशि किसे कहते हैं? तो गुण नाना गुण हानि परिमाण, आगे क्या लिखा है इसमें? दुए मतलब दुगने मानकर परस्पर गुणाकार करने से जो गुणनफल होता है उसे अन्योन अभ्यस्त राशि कहते हैं। तो दुई को 6 बार मारने पर अन्योन अभ्यस्त राशि आ गया। अन्न अन्न अभ्यस्त मतलब बार बार उसी का अभ्यस्त होने की राशि प्रमाण निकल गया। तो इसमें हर जगह जैसे दो को दुई लिखा ना, उन्होंने दे दिया कि दुई को मारकर। नहीं, जितनी भी गुण राशि आएगी ना उसको अपन दो से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी। तो आ जाएगा उतने टाइम, जितने टाइम गुण हानि हुई है उसको 2 से मार देना। अंतिम गुण हानि का परिमाण किस प्रकार से निकालना चाहिए? मतलब लास्ट जो 100 आया वो कैसे निकालेंगे तो बता रहे हैं। एक घाट अन्योन अभ्यस्त राशि का समय भाग समय प्रबद्ध में देने से अंतिम गुण हानि के द्रव्य का परिमाण निकलता है। 6300 को आप डिवाइड करेंगे 63 से तो राशि आ जाएगी 100। 63 वही आएगा। हाँ, 6300 को 63 से माइनस करेंगे, एक भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो राशि आ जाएगी 100। अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण किस प्रकार निकालना चाहिए? ये कैसे निकलेंगे तो बता रहे हैं। अंतिम गुण राशि के परिमाण को प्रथम गुण हानि पर्यंत दूना दूना करने से अन्य गुण हानियों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। ये तो अपन को पता ही है कि 100 से दोगुना 200, 200 का दोगुना 400, 400 का दोगुना 800 का दोगुना, अब पूरा 16 का दोगुना 3200 और पूरा जब जोड़ दिया तो पहुंच गए 6300। तो अब इससे जाना हो नहीं सकती, इसलिए टोटल 6 बार ही करना। प्रत्येक गुण हानि के प्रथम आदिक समयों में द्रव्य का परिमाण किस प्रकार होता है? तो एक एक में द्रव्य कैसे कंक्लूड करेंगे, कितना कितना द्रव्य होता है? तो कहते हैं गुण हानि आयाम से दूने परिमाण को निषेकहार कहते हैं। जैसे गुण हानि आयाम 8 से दूने 16 को निषेकहार कहते हैं। गुण हानि ऊपर हम निकाल के आए थे, बोर्ड पर ही निकली है 8। तो गुण हानि आयाम से जो दूना है वो निषेकहार, तो निषेकहार हो गया 16। तो निषेकहार को चय, अब चय क्या है? तो श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं। जो एक सी वृद्धि और एक सा चय वो हुआ उसको बोलते हैं चय। अब चय कैसे निकालना उसको नीचे वो समझाएंगे तब अपन उसको देखेंगे। वापिस 398 पे जाएंगे। निषेकहार को चय से गुणा करने से प्रत्येक गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है और प्रथम समय के द्रव्य में से एक एक चय घटाने के उत्तरोत्तर समयों के द्रव्य का परिमाण निकलता है। जैसे निषेकहार 16 को चय 32 से गुणा करने पर प्रथम गुण हानि के प्रथम समय का द्रव्य 512 होता है और 512 में से एक एक चय अर्थात 32 घटाने से दूसरे समय के द्रव्य का परिमाण 480, तीसरे का 448, चौथे का 416, 32 कम कर रहे हैं ना, पाँचवें का 384, छठवें का 352, सातवें का 320 और आठवें का 288 निकलता है। इसी प्रकार द्वितीय आदिक गुण हानियों में से प्रथम आदिक समयों के द्रव्य का परिमाण निकालना चाहिए। अब एक बार फिर से गुण हानि निषेक को फिर से देखते हैं। निषेकहार किसे कहते हैं? तो गुण हानि आयाम से दूने परिमाण को निषेकहार कहते हैं। जैसे गुण हानि आयाम 6 से 8 से दूने 16 को निषेकहार कहते हैं। चय किसे कहते हैं? तो श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि व समान वृद्धि के परिमाण को चय कहते हैं। इस प्रकरण में चय का परिमाण निकालने की रीति क्या है? अब चय कैसे निकलता है इसको बताते हैं। निषेकहार कितना है? 16 में एक अधिक गुण हानि आयाम का परिमाण जोड़कर आधा करने से जो लब्ध आवे उसको गुण हानि आयाम से गुणा करें। इस प्रकार गुणा करने से जो गुणनफल हो उसका भाग पढ़ना है, सामान्य से डरना नहीं है। जो विषय समझ में नहीं आता उसको भी पढ़ना है, समझने के लिए समझने लायक उसको समझना है, इंटरेस्ट से पढ़ना, बस कितनी अच्छी बात। नया पढ़ो तो थोड़े इंटरेस्ट से पढ़ो, समझ में आया तो नहीं आया।
अभी और समझा देते, एक बार बोर्ड पे और समझा देंगे इसी को। उसका भाग विवक्षित गुणहानि के द्रव्य में से विवक्षित गुणहानि से चय का परिमाण निकलता है। जैसे निषेक हार कितना है 16, गुणहानि के डबल हो जाने को निषेक हार कहते हैं। तो निषेक हार कितना है 16 में एक अधिक गुणहानि, तो गुणहानि कितनी थी, पूरा मैथमेटिकल है, अच्छी तरह एक बार गणित बना के देखो, एक एक चीज को लिखते जाओ तो सॉल्यूशन बनेगा। तो निषेक हार कितना है 16 और गुणहानि है 8, तो हमें चाहिए गुणहानि का 1 प्लस कितना होगा 9। फिर से निषेक हार 16 में एक अधिक गुणहानि आयाम अर्थात 9 को जोड़ने पर कितना हुआ 25 के आधे, 25 का आधा कितना हुआ 12.5। ये निकल आया। एक एक चीज याद करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी आप, ठीक है। गुणहानि आयाम 8, उसका दुगना निषेक हार 16 और गुणहानि प्लस 1 प्लस निषेक हार, तो 9 प्लस 16 25 और उसका आधा तो कितना बचा 12.5। यहाँ तक पहुंच गए। 25 के आधे 12.5 को गुणहानि आयाम के 8 से गुणा करने पर ये कितना है 8, गुणहानि आयाम से इसको कर दो गुणा, तो हो गया 100। ये तो समझ में आ रहा ना, 12.5 दुगने 25 4 100 आ गए, ठीक है। इन 100 का भाग विवक्षित गुणहानि के द्रव्य 3200 में देने से प्रथम गुणहानि का चय 3200 आया, 32 आया। तो प्रथम द्रव्य कितना था 32, 100 को उसमें गुणित कर दिया, द्रव्य आ गया बस, ये इसका चय। अब प्रथम गुणहानि का चय आया ये, अब द्रव्य कितना है इसमें बता, एक का देने से प्रथम गुणहानि संबंधी चय 32 आया। इसी प्रकार द्वितीय अधिक का 16 8 4 2 1 ये आया, ये चय हो गया। ये वीडियो में आ रहा है, हाँ पूरा वीडियो में आ रहा है, इसलिए उसको मैं ऐसा सेटअप किया है कि पूरा वीडियो में आ रहा है, करके देख लेना इसको, ये चय निकाल दिया। अब इस चय को अपन इस वाले में लगाते फिर से। क्वेश्चन नंबर 398, निषेक हार को चय से गुणा करने से प्रत्येक गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य निकलता है, एक एक का द्रव्य निकालना है। तो जैसे निषेक हार 16 को 32 से गुणा करने पर प्रथम गुणहानि के प्रथम समय का द्रव्य निकल आता है। निषेक हार कितना है अपना 16, और चय कितना निकला 32, इसको इससे गुणित कर कितना आ गया 512 12 से ज्यादा हो गया। 512 भैया 3 कभी नहीं आएगा। क्यों 8 16 को 32 से करने लो भैया जी, एक मिनट, 16 को 32 से 16 को 6 से गुणा करने पर प्रथम गुणहानि के द्रव्य का आता है, उसमें से एक एक 6 को घटाने पर प्रथम का द्रव्य 32 का 2 512 इसको गुणित करो ना एक बार, 16 दूनी करो, देखो 16 तो 16 16 32 हाँ तो 2 आया, ठीक 512, ठीक है। बोलती अच्छा से गले तो भूल जाते करते करते, हो गया वापस आइए। तो ए अपन ने इसको निकालने का तरीका सीखा, अब इसको कैसे करना हम बता देते। एक उदाहरण आपको याद करना है, उसको कॉपी पे लिखना है और फिर उसमें क्रमशः हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं पूरा एक बार लिखना।
फिर उसको निकालने की एक एक की प्रक्रिया अलग अलग। निषेक हार कैसे निकालना है, चय कैसे निकालना है, फिर उससे द्रव्य कैसे निकालना है, और फिर उससे लास्ट वाली संख्या कैसे निकालनी है, इतना उसको सीखना है। तो पूरा चीज़ जैसे मैथमेटिकल क्रम से एक बार लिखकर अपने पास रखनी है, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए तब पर्याप्त। रफ में करके देखेंगे पहले। अनुभाग की रचना का क्रम इसको और पढ़ लेते तो ये इसी का विषय पूरा हो जाएगा। फिर आश्रव किसे कहते हैं, ये अलग विषय है, तो इसको अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। 402 नंबर क्वेश्चन, अनुभाग की रचना का क्रम क्या है। द्रव्य की अपेक्षा से जो रचना ऊपर बताई गई है उसमें प्रत्येक गुणहानि के प्रथमाधिक समय संबंधित द्रव्य को वर्गना कहते हैं। पहले समय में जो आया उसको कहते हैं वर्गना, और उन वर्गनाओं में जो परमाणु हैं उनको वर्ग कहते हैं। पहले अपन ने पढ़ के आए थे कि वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। तो वर्गना जो है उसमें जितने वर्ग, जितने वो हैं पार्टिकल्स, उनको बोलते हैं वर्ग। प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गना में जो 512 वर्ग हैं, जो अपन ने अभी निकाला, कितने में निकले 512, उसमें अनुभाग शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद समान हैं। जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं वे सब में समान हैं, और वे द्वितीयाधिक वर्गनाओं के वर्गों में अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा सबसे न्यून जघन्य है। द्वितीयाधिक वर्गनाओं के वर्गों में एक एक अविभागी प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से जिस वर्गना पर्यंत एक एक अविभागी प्रतिच्छेद बढ़े, वहां तक की वर्गनाओं के समूह का नाम एक स्पर्धक है। एक एक वर्ग बना तो बनी वर्गना, और वर्गनाओं में जब एक एक शक्ति अंश बढ़ता बढ़ता चला गया तो वही बन गया एक स्पर्धक। जिस वर्गना के वर्गों में युगपत अर्थात एक साथ अनेक अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि होकर प्रथम वर्गना के वर्ग के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या से दूनी हो जाए, जो 512 है वो उसका दुगना हो जाए, वहां से दूसरे स्पर्धक का प्रारंभ समझना चाहिए। जब वो अपनी संख्या का उल्लंघन कर दे तब उसको दूसरा समझना। इसी प्रकार जिन जिन वर्गनाओं के वर्गों में प्रथम वर्गना के वर्गों के अविभागी प्रतिच्छेद की संख्या से तिगुणे, चौगुणे आदि अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, वहां से तीसरे चौथे आदि स्पर्धकों का प्रारंभ समझना चाहिए। इस प्रकार एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक होते हैं। मतलब हम ये नहीं समझें कि हमारे पास 512 संख्या निकल आई है, इतनी ही वे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि इनमें एक एक समय में एक एक अविभागी प्रतिच्छेद हैं, और वे अविभागी प्रतिच्छेद अपनी अपनी शक्ति अंशों को लिए हुए हैं, और वे जब क्रमशः बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं तो उनकी एक अपनी लिमिटेशन है, उसको जब वे क्रॉस करते हैं तब जाके दूसरा स्पर्धक आता। और ऐसे असंख्यात असंख्यात स्पर्धक, यूं कहो अनंत स्पर्धक मिलकर के कर्म वर्गना के रूप में बनते हैं। वर्ग बनेगी स्पर्धक, स्पर्धक से बनेंगे वर्ग, वर्ग से बनेगी वर्गनाएं, वर्गनाओं का स्पर्धक, स्पर्धक के निषेक, ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते चले जाए। और फिर वे कर्म, बाद में कर्म नाम की स्टेज आएगी। लास्ट स्टेज, सबसे छोटी स्टेज क्या है, सबसे छोटी स्टेज है अविभागी प्रतिच्छेद, जो शक्ति का सबसे छोटा अंश है, और उस शक्ति के अंश से बड़ी होती है वर्ग, उससे बड़ी वर्गनाएं, वर्गनाओं के समूह का नाम स्पर्धक, स्पर्धक जाके बनेगा कर्म। ठीक हो गया, चलो आज के लिए पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रे, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन।